तो कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 आरोह हिंदी पुस्तक का दूसरा पाठ। ठीक है, कल हमने पढ़ा था हरिवंश राय वचन पहला पाठ और आज हम पढ़ेंगे दूसरा पाठ है आलोक धनवा। पाठ का नाम है पतंग और कवि है आलोक धनवा। तो आलोक धनवा का हम कवि परिचय देखते हैं। जन्म सन 1948 ईस्वी मुंगेर में हुआ। जीवन परिचय आलोक धनवा का 7वें-8वें दशक के बहुचर्चित कवि है। इनका जन्म 1948 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। इनकी साहित्य सेवा के कारण इन्हें राहुल सम्मान भी मिला है। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद ने इन्हें साहित्य सम्मान से भी सम्मानित किया है। पहली कविता है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पहली कविता है जनता का आदमी, 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्धि मिली है इनको। दुनिया रोज बनती है एकमात्र संग्रह है इनका। प्रमुख सम्मान राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहला सम्मान मिला है। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती है वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है इधर। ये इनकी एक किंवदंती है। इनकी रचनाएं, इनकी पहली कविता जनता का आदमी सन 1962 में प्रकाशित हुई। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां कविताओं से इन्हें प्रसिद्धि मिली है। इनकी कविताओं का एकमात्र संग्रह सन 1998 में दुनिया रोज बनती है शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में व्यक्तिगत भावनाओं के साथ सामाजिक भावनाएं भी मिलती है। अब है 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रिय अर्जित की। सन 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को ज़बानी याद रही है। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया है, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ ही नहीं है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा के कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। सन 72 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह 98 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों से सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में सक्रिय रहे। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया। रंग कर्म और साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की। अब हम प्रस्तुत पाठ है वो पतंग, वो पढ़ेंगे। तो ये है पाठ्यपुस्तक से ली गई कविता पतंग, आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का भी उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाई की वे हदें हैं। बाल मन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उसके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उठाने का हिस्सा लिए फिर भी बादों के बाद के शरद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? कवि ये पूछ रहे हैं कि क्या आप भी उनके साथ हैं, यानी हम पढ़ेंगे ये पतंग।
पतंग पाठ पढ़ेंगे। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ है। भादो मास अंधेरा, सर्द ऋतु उजाला, झुंड समय द्वादश दशहरे से संकेतों से मुलायम कोमल रंगीन बिरंगी बांस, एक प्रकार की लकड़ी, नाजुक कोमल किलकरी, खुशी में चिल्लाना है। किल का मतलब हुआ है खुशी में चिल्लाना। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आर्य भाग 2 में संकलित कविता पतंग के उद्वृत्त है। इस कविता के रचयिता आलोक धनवा है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मौसम के साथ प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों व बालपन की सुलभ चेष्टाओं का सजीव चित्रण किया है। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ। कवि कहता है कि बरसात के मौसम में जो तेज बौछारें पड़ती थी वे समाप्त हो गई है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा सर्द आया पुलों के पार करते हुए हैं। तेज बौछारें भादो माह की विदाई के साथ साथ शरद ऋतु का आगमन हुआ है। अब शरद ऋतु का प्रकाश फैल गया है। इस समय सवेरे उगने वाले सूरज में खरगोश की आंखें जैसी लालिमा होती है। कवि शरद का मानवीकरण करते हुए कहता है कि वह अपनी नई चमकीली सर्द आया पुलों को पार करते हुए, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा सर्द आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीलों साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से हैं, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। तो कवि क्या कहते हैं कि शरद का मानवीकरण करते हुए कहे कि वह अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। कौन आ रहा है? शरद ऋतु है। वह अपने चमकीले इशारे से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। पतंग उड़ाने का समय आ गया है तो बच्चों को बुला रहा है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कवि क्या कहना चाहते हैं कि पुलों को पार करते हुए आ रहा है, घंटी बजाते हुए शरद ऋतु आ रही है, अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। दूसरे शब्दों में कवि कहना चाहता है कि शरद ऋतु के आगमन से उत्साह उमंग माहौल बन जाता है। कवि कहता है कि शरद ने आकाश को मुलायम कर दिया ताकि पतंग ऊपर उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की रंगीन चीज आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। शरद ऋतु ने आकाश को इतना मुलायम कर दिया है कि पतंग ऊपर उड़ सके। वह ऐसे माहौल बनाता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। पतंग को सबसे हल्की और रंगीन चीज़ बताया है, यानी बच्चे दुनिया के सबसे पहले कागज़ व बांस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग उड़ा सके। इन पतंगों को उड़ाते देखकर बच्चे सीटियाँ, किलकारियाँ मारने लगते हैं। इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियाँ भी दिखाई देने लगती है। बच्चों की तितलियों की भांति कोमल व नाजुक होते हैं। इतनी नाजुक दुनिया यानी बच्चे भी तितलियों की भांति कोमल व नाजुक होते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध। यानी इस शब्द का प्रयोग कोमल नरम अनुभूति के लिए हुआ है। काव्यांश अपनी पाठ्य पुस्तकारों भाग से संकलित कवि पतंग से उद्धृत है। इस कविता के रचयिता आलोक धनवा है। कवि कहता है कि बच्चों का शरीर कोमल होता है, वे ऐसे लगते हैं मानो वे कपास की नरमी, लोच आदि लेकर ही पैदा हुए हों। उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती ललायत है। पृथ्वी घूमती है, आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं। पृथ्वी ही ललायत है उनकी कोमल पैरों को स्पर्श पाने के लिए। वह बेचैन पैरों के पास आती है जब मस्त होकर दौड़ते हैं, तो दौड़ते समय उन्हें छत्तों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरफ बजाते हुए जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरफ लचीले वेग से। तो देखो
दौड़ते समय उन्हें मकान की छतों की कठोर नहीं लगती है, उनके पैरों से छतें भी नरम हो जाती है। उनकी पदचापों से सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा स्वर उत्पन्न होता है। वे पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर झूले की पैंग की तरह आगे पीछे आते जाते हैं। उनके शरीर में डाली की तरह लचीलापन होता है। डाल की तरह लचीले वेग से उनके शरीर में डाली की तरह लचीलापन होता है। पतंग उड़ाते समय छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिराने से बचता है उन्हें सिर्फ उनके रोमांचिक शरीर का संगीत है। पतंग उड़ाते समय वे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। यहाँ उन्हें कोई बचाने नहीं आता, अपितु उनके शरीर का रोमांच ही उन्हें बचाता है। लचीलापन ही शरीर का उन्हें बचाता है, सिर्फ उनके ही रोमांचिक संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है, महज एक धागे के सहारे। पतंग के साथ साथ वे भी उड़े रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। उनके शरीर का रोमांच ही उन्हें बचाता है। वे खेल के रोमांच के सारे खतरनाक जगहों पर भी पहुंच जाते हैं। इस समय उनका सारा ध्यान पतंग की डोर के सहारे उसकी उड़ान व ऊंचाइयों पर केंद्रित रहता है। ऐसा लगता है मानो पतंग की ऊंचाइयों ने ही उन्हें केवल डोर के सहारे थमा लिया हो। ये यहाँ इनके बच्चों के पतंग उड़ाते हुए इनका चित्र दिया हुआ है, कैसे छत की मुंडेर पर बैठे हैं। तो ये ऐसे नहीं देख रहे हैं कि कहीं गिर जाएंगे, लेकिन इनका लचीलापन शरीर है वो ही उनको बचा रहा है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास है। कवि कहता है कि आकाश में अपनी पतंगों को उड़ाते देखकर बच्चों के मन में भी आकाश में उड़ रहे हैं। बच्चों के मन भी आकाश में उड़ रहे हैं। उनके शरीर के रोए भी संगीत उत्पन्न करते जा रहे हैं तथा वे भी आकाश में उड़ रहे हैं। कभी कभार छतों के किनारों से गिर जाते हैं, परंतु अपने लचीलेपन के कारण वे बच जाते हैं। उस समय उनके मन का भय समाप्त हो जाता है। वे अधिक उत्साह के साथ सुनहले सूरज के सामने फिर आते हैं। वे और भी निडर होकर अधिक उत्साह के साथ सुनहले सूरज के सामने आते हैं। उसमें सामने फिर आते हैं। दूसरों के शब्दों में उंगली सुबह फिर पतंग उड़ाते हैं। उनकी गति और अधिक तेज हो जाती है। पृथ्वी और तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आती है।